अल्लाह 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 बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। फिर दिखा दे गरम तेरे बंदे के गम, फिर दिखा दे हरम तेरे बंदे हैं हम पे कर दे करम तेरे बंदे हैं हम, तेरे बंदे हैं हम। अल्लाह 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 अल्लाह। तू ही मुश्किल कुशा कर दे आसानिया, तू ही मुश्किल कुशा कर दे आसानिया। मुश्किल खुशा कर दे आसानिया, तू ही मुश्किल खुशा कर दे आसानिया। रख हमारा भरम तेरे बंदे हैं हम, तेरे बंदे हैं हम। अल्लाह 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 अल्लाह। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे पाकिस्तान को सलाम। इबादत रमज़ान ट्रांसमिशन में आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट नुदरत मुगल और मेरे साथ मौजूद हैं साजिद हुसैन। इबादत रमज़ान का आज के दिन की ट्रांसमिशन का दिन भी आगाज़ हो चुका है। ये वो वक्त है हमारा जब हम बात कर रहे होते हैं मजबूत पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए, और तमाम वो लोग जो डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और रमज़ान मुबारक में उनकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, इस पे हम बात कर रहे होते हैं। आज के अगर टॉपिक की बात की जाए, जो कि हम अब कुछ देर बाद जब हम अपने उस सेशन में दाखिल होंगे, जब हमारे साथ उलमाए दीन मौजूद होंगे, तो हम उनसे ज़रूर जानेंगे कि ये जो एहसास कमतरी का एहसास होता है या किसी इंसान में ख़ुद एतमादी की कमी होती है, ये इस्लामी तालीमात के ज़रिए, ज़िक्र के ज़रिए, अस्कार के ज़रिए, अल्लाह पाक से रुजू करने के ज़रिए हम किस तरह से अपने अंदर से ये ख़ुद एतमादी की कमी को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं और किस तरह से एहसास कमतरी के एहसास को अपने दिल से निकाल सकते हैं। और ये भी जानना ज़रूरी है कि आप जिस मुआशरे में रह रहे हैं या आप जो ज़रूरत ज़िंदगी इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपको जिस हाल में रखा है, कभी जब आप महसूस करें कि आप में एहसास कमतरी का अंसर पैदा हो रहा है, तो ज़रा सा एक नज़र पीछे देखें कि शायद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपसे ज़्यादा बाशऊर हैं, लेकिन शायद वो आप जिस मनसब पर हैं वो उस पर अभी नहीं हैं। हम हमेशा आगे की तरफ देखते हैं तो शायद हम फिर महरूमियों में मुब्तला होते हैं। तो हम बात करेंगे उलमा इकराम से रमज़ानुल मुबारक के महीने पर, इसकी फ़जीलतों पर, इबादतों पर, और तारुफ़ का सिलसिला मैं करवाता हूँ। सबसे पहले एक सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद है, और सिर्फ़ वो सोशल एक्टिविस्ट की हद तक नहीं है, और मीडिया पर्सन भी हैं, मेमन राइट्स के भी आप चेयरमैन हैं, और मुतादिद कराची में तकरीबात चलती हैं। तो हम वक्त उन तकरीबात को कवर करने में पेश रहते हैं। अल्ताफ़ फारिक साहब को मैं खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ फारिक साहब। नुदरत और भी मेहमान हैं हमारे, और भी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अल्ताफ़ साहब के साथ जो बराजमान हैं, आप को फाउंडर एंड CEO हैं। इस वक्त एक टॉप लीडिंग आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी रन कर रहे हैं जिसका नाम है जी ओरिजेंसी। फ़हीम सादिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी वेलकम कहते हैं।
ऑन माई राइट हैंड साइड एक ऐसी पर्सनालिटी, हमेशा जब भी उनसे मेरी बात होती है या जब भी उनके किसी भी इवेंट में हमारा जाना होता है तो यकीन करें ऐसा लगता है कि आप घर से निकल के घर में ही जा रहे हैं, किसी अपने के किसी के पास जा रहे हैं। और हमेशा उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, हमेशा बहुत अच्छे से हम सबको नज़र आते हैं वो। लेकिन अगर मैं सिर्फ अपने से हटके भी बात करूं तो तमाम लोगों के लिए कहीं ना कोई रास्ते बना रहे होते हैं। एज सोशल एक्टिविस्ट भी काम कर रहे हैं और साथ ही साथ EMA एंटरप्राइजेस के CEO अजहर ज़िया साहब। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई, रमज़ान मुबारक। वेरी मच, रमज़ान मुबारक, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आप आए। यकीनन आपसे भी हम आगे बातों का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इसी के साथ मैं साजिद भाई आज आपको कंपनी मिलने वाली है अच्छी। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है। वो इसलिए क्योंकि जिस शोबे से साजिद भाई का ताल्लुक है, जो करंट अफेयर का एक शोबा होता है, मैं हमेशा ये कहती हूँ जिसका काम होता है ना उसी को देना चाहिए, जिसका काम उसी को सांझे। तो जो ये बात कर सकते हैं करंट अफेयर पे, जो हालात हाजरा की और जो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की की, वो बात हम लोग शायद उस तरह से आप लोगों तक डिलीवर ना कर पाए जो होस्ट हजरात हैं। तो हमारे साथ एक एंकर पर्सन मौजूद हैं और आप जो है वो मखानी वेलफेयर की सोशल मीडिया मैनेजर भी हैं और साथ ही साथ डिफरेंट और प्लेटफॉर्म्स के लिए भी वर्किंग कर रही हैं। सबा रहमान, अस्सलाम वालेकुम सबा, वेलकम कहते हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। बातों का आगाज अजहर भाई जरा आपकी तरफ से किया जाए तो मेरा ख्याल है कि बेहतर होगा। क्या एक्टिविटीज़ हैं रमज़ान मुबारक की? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और देखने वालों को रमज़ान मुबारक, और मेरी दुआएं हैं कि हम जितना हो सके इस बाबरकत महीने में रहमतें और अल्लाह का फजल समेट लें। बेशक बेशक। हमारा तो वो आपको पता है इवेंट मैनेजमेंट का है, जी, तो जी। बहुत बिजी सीज़न होता है, लेकिन रमज़ान का जो फर्स्ट वीक होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है। लेकिन अभी पिछले 2-3 साल से ऐसा हुआ कराची में कि कराची क्योंकि वैसे ही रोशनियों का शहर है और यहाँ जिंदा दो लोग रहते हैं, हाँ, पाकिस्तान के, और यही खूबसूरती है हमारे सिंध कल्चर की, पाकिस्तान की, कि पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ पर रहते हैं और रौनक बहाल रहती है और ये साल साल रहती है माशाल्लाह से। तो अभी हमारी इफ्तार पार्टीज स्टार्ट हो गई माशाल्लाह से। और फिर मैंने पिछले 2-3 सालों से नोट किया कि इस दफ़ा जो है वो सहरी के प्रोग्राम बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो पूरा कराची जो है वो रात को जागता है, सहरी करके सो रहा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि आजकल की जो रूटीन है वो तो नमाज, रोज़ा, कुरान मजीद की तिलावत, दर्स, तदरीस, और उसके साथ साथ जो है वो अफ्तार के प्रोग्राम्स एंड सहरी के प्रोग्राम्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी तरह से आगे कंटिन्यू जो है वो रमज़ान मुबारक। अभी आज तो जो है अभी तो काफ़ी टाइम है, अभी तो हमने बहुत सारे दिन जो है वो गुजारने हैं, और लेकिन साजिद भाई पता ही नहीं लगा कि किस तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और रोज़े गुजरते जा रहे हैं। क्या रमज़ान में ना हम जितना कोशिश करते हैं कि इबादतें करें, बिज़ी रहते हैं और हर तरफ ना हमें नेकी की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती हैं और शायद हमें इसलिए पता भी नहीं चलता। और फिर डिफरेंट शोज़, इफ्तारी, सहरी, फिर सोशल, फिर राशन, मतलब बहुत सारी चीज़ों में मुसलमानों को मौका मिलता है और फिर उसका जो अजर है वो भी से 10 गुना ज़्यादा है। फिर ये रमज़ान, मतलब पिछला रमज़ान भी और इस रमज़ान में भी हम खित्ते में बड़ी जंगें देख रहे हैं। तो अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए, करम फरमाए, उम्मत मुस्लिमा को फातिह करे। हमारी बेस्ट विशेस ईरान के साथ हैं और वो अपने अज़म की, अपनी ख़ुद मुख्तारी की जंग लड़ रहे हैं और हमारे जो लीडरान हैं उन्होंने भी मज़म्मत की है जो उनकी ख़ुद मुख्तारी पर हमला हुआ है। और सर फिर तारीख़ गवाह है कि अब ख़ुमैनी साहब तो जन्नत में चले गए, लेकिन उसके बाद अब इसराइल पर ईरान ने क़यामत ढा दी है। उनको बोल दिया गया कि आप ये अब निकल जाएं, अब नहीं बचेंगे आप लोग। लेकिन जंगें खित्ते के लिए ठीक नहीं होती। आगे बढ़ा सिलसिले को अल्ताफ़ फारिक साहब मुझे ये भी बताएं कि आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों, सुनते कानों को अल्ताफ़ फारिक का खुलूस भरा, मोहब्बत भरा, चाहत भरा पुरखुलूस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक तो जिस तरीके से लोगों के साथ गुजर रहा है हमारे साथ भी बहुत अच्छा गुजर रहा है। और जो अल्लाह की नेमतें हम हासिल हो रही है, हमें अल्लाह ने सांसें दी हुई है, तो बस यही है कि अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि हमें भी इससे बखैर आफियत रखा हुआ है और अल्लाह ताला हमसे खिदमत ले रहा है। गहमा गहमी में कमी है या इजाफा है? ना, गहमा गहमी में तो इजाफा ही है ना, टेंशन हर एक में फैला हुआ है, हर कोई परेशानी मुब्तला है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और खास तौर पर जो जंग के अंसरात मंडला रहे हैं तो हर एक को थोड़ा सा ये भी रूमिंग होती है, अपने घरों में राशन तैयार रखें, ये होगा वो होगा, बहरहाल उनके तो अपने खदशात है ना। लेकिन अवामुन्नास जो मुतवस्सित तबका है वो तशवीश पे मुब्तला है कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो हर साल के, तो इस साल भी लोग भी बोल रहे हैं कि कहीं से राशन मिल जाए, कहीं से काम हो जाए, हमारा ये हो जाए।
तो एक ये समझ से बाहर अच्छा, है। मैं जहाँ तक पहुँचूँ, आज आप हम जिस गुजर रहे हैं जिन लम्हों में, जी हाँ। मुस्तहिक को ढूंढना और उस तक चीज़ की रसाई करवाना, ये बड़ा मुश्किल हो गया है। मुस्तहिक कभी घर से बाहर निकलता ही नहीं है सर। बताएं। सफेद पोश है वो नहीं निकलता, वो लाइनों में नहीं लगेगा, वो कहीं सहरियां इफ्तारियां करने नहीं जाएगा। बताएं। तो आप ये क्यों, किसी को हम क्यों देने की रिवायत क्यों रखें? मैं तो एक ही बात क्या को कह लूं, बात है? वो ये है, हम कोई लोगों की सकत में ले आवे ना, उसको सस्ती चीज करे। मुझे याद है जब सारे कैंप लगने वाले थे, जब सारे असरात मन ला रहे थे, हमने भी एक सजेशन दी थी, आप लोगों को सस्ता दो, सस्ती चीजें फराम करो। सस्ती चीजें फराम करोगे तो लोगों की पहुंच में भी आ जाएगा और कमाने की ताकत भी आएगी, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि जो हम लोग जो इधर उधर जाते हैं कि भाई बहुत से लोग बोलते हैं यार इधर हमने शहरी कर ली, इधर इफ्तारी कर ली। बताएं यार। तो बहुत से लोगों को मालूम होगा, याद होगा, जिन्होंने अपनी दादी और नानी के साथ जिंदगी गुजारी है, क्या बात? कि हमारी दादियां होती थी, हमें यही कहती थी कि किसी मस्जिद में अगर नमाज पढ़ने की नीयत से तुम इफ्तारी करने के लिए जा रहे हो तो कुछ ना कुछ अपना सामान लेके जाओ। यानी 2-3 अफराद का उस थाले में अपना डाल दो, अपना हिस्सा, और 4 आदमी को कवर कर लो, तो ये होगा। ये सारी रिवायत कहाँ गई है? कहाँ गई? ये तो सब वो टाइम पास करने वाले, अपना टाइम निकल जावे, इधर ये मैं खा के आ जाऊं, इधर ये सेहरी खा के आओ। और जो रमजान के जो फ्यूज व बरकत है वो इंसान को नहीं मिल रहे। फ्यूज व बरकत क्या है कि आप अपने घर में इफ्तारी करेंगे, अपने घर में सादी सी भी इफ्तारी करेंगे, कोई खजूर भी खाएंगे या पानी भी पिएंगे, तो ये फ्यूज व बरकत घर में मिलते रहेंगे। ये तो आप उनके लिए कर रहे हैं ना भाई, करोड़ों रुपए की लागत से ये काम हो रहा है। तो एक जो चीज मैं हमेशा इस चीज का कायल हूं कि लोगों को सस्ती अशिया फराम करें। सस्ती अशिया क्या है? हमारे मेमन कम्युनिटी में एक काफी टाइम से एक रिवायत चली है। वो रिवायत ये कि सस्ती चीजें बेचनी है भाई, सस्ती मुर्गी। इस वक्त पूरे कराची में तकरीबन 600-650 रुपए किलो मुर्गी बिक रही है, ठीक है ना। इस आपने देखा होगा इकबाल एडवानी के भी काफी कैंप लगे कालादर में, 200 रुपए किलो। ये कितनी सब्सिडी दे रहे हैं? ये तकरीबन 350-400 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं और आखिरत में फायदा उठा रहे हैं। तो ये सब्सिडी देनी चाहिए। और दूसरा, ये बहुत सी जगह पे आटा राशन ये सस्ता बेचने की रिवायत चली है। ये मतलब लोगों के लिए आसानियां पैदा होनी चाहिए, लोगों के लिए जबरदस्त, आसानियां पैदा करनी चाहिए। कभी भी मुश्किलात का शिकार लोगों को नहीं करना चाहिए। ये कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी को भी ना किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए। फ़हीम मौजूद है हमारे साथ। फ़हीम, पीपल वांट टू नो कि PSL 2026 में भी आप लोगों का एक मेजर रोल आप लोग प्ले कर रहे हैं, ओरिजेंसी। तो हम ज़रा जानना चाहेंगे कि ओरिजेंसी किस तरह से काम करता है और किस तरह से हम फ़ायदे उठा सकते हैं। अच्छा नुजरत, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो हमारा जो बिज़नेस फंक्शन है वो ये है कि जब आप घर से निकलते हैं तो रोड पे जो बिलबोर्ड नज़र आता है वो हम डिज़ाइन करते हैं। फिर जब आप गाड़ी में रेडियो टर्न ऑन करते हैं तो जो ऐड आती है वो हम बनाते हैं। फिर जब आप ब्रेक में आप सोशल मीडिया देखेंगे तो फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे जो ऐड आ जाएगी वो हम डिज़ाइन करते हैं। ये हमारा बिजनेस फंक्शन, मतलब हमारी जिंदगियों को पूरा एक जकड़ा हुआ है ओरिजेंसी। तो बेसिकली ये हमारा बिजनेस फंक्शन है। PSL में अब एक पर्टिकुलर टीम के साथ इन्वॉल्व हैं और वो अब इस दफ़ा जो है वो PSL एक बड़ी इकोनॉमी बन गई है। Exactly. बट रमज़ान के पॉइंट से क्योंकि उस तरह की चीज़ हो रही है तो हमारा ज़्यादा फोकस इस महीने के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ से ज़्यादा जो है वो थोड़ी ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे होता है। अब इंशाल्लाह हम एक लीगल फ्रेमवर्क में हैं और हम ओरिजेंसी फाउंडेशन लॉन्च करने लगे। जैसे सर ने कहा उसी की बात को कनेक्ट करते हुए कि हम तो खैर एकेडमिक लेवल पे तालीमी तरफ जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन हमारा भी फोकस ये है कि जो सर ने कहा वो इन अ वे इन्होंने भी एक खुद कफील होने के पॉइंट को कैटर किया है कि अगर जब आप सब्सिडाइज करेंगे तो फिर वो थोड़े पैसे के लिए तो उसको कमाना ही पड़ेगा, चाहे 300 की मुर्गी के लिए भी उसको कमाना तो पड़ेगा, तो खुद कफील हो जाएगा। ठीक है, तो हम भी एजुकेशन में उन बच्चों को पॉइंट आउट कर रहे हैं जो बेसिकली पढ़ना चाहते हैं और उनके पास उस तरह के रिसोर्सेज नहीं है। इंशाल्लाह मेरी टीम जो है वो उनको पॉइंट आउट करेगी। फिर हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ अब कांटेक्ट करेंगे और उनसे बेसिकली उनको इन अ वे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स देंगे अपनी कंपनी के लिए कमर्शियल एंगल में, और उनसे उसके अगेंस्ट ये लेंगे कि वो हमारी फाउंडेशन के बच्चों को डिस्काउंट देते हैं। क्या बात है। So, ये मतलब एक दोनों तरफ से इक्वली एक बार्टर सिस्टम हो एक बार्टर हम कर लेंगे उनके साथ। तो इस तरह से जो मैंने प्लान किया है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो हमारा ये फोकस है कि इसके साथ क्योंकि हमारे खुद की एडवर्टाइजिंग का बिजनेस है तो इसको मार्केट करना हमारे लिए आसान होगा। आपने जिस तरह से PSL का जिक्र किया तो उसके एंगल से भी मैं कोशिश करूंगा कि हम थोड़ा सा अपनी रीच को वाइड। बहुत अच्छी चीज़ जो मैं नोट कर रहा हूँ लास्ट 10 ईयर्स से, जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं और उनके CEOs हैं वो अपने बिज़नेस में एक ऐसा पोर्शन रखते हैं
कि जिससे वो फलाही काम कर रहे होते हैं, जिससे वो यतीमों की कफालत कर रहे होते हैं। अब वो डिपेंड करता है उन पर कि कोई एजुकेशन के लिए कर रहा है, कोई हेल्थ के शोबे में कर रहा है। सर भाई इसके पीछे ना देखें, हर बंदे के, इंसान के पीछे एक बैकग्राउंड होता है जिससे उसकी इमोशनल कनेक्टिविटी होती है। तो मेरे वालिद साहब जो हैं वो 6 साल के जब थे तो वो यतीम हो गए थे, और जो सेकंड जो मेरी कफालत सबसे ज्यादा की है मेरे नाना ने, तो उनके साथ भी कुछ ऐसे ही रहा था। तो ये बैकग्राउंड में मेरे जो 2 हीरोज हैं जिंदगी में, उन 2 हीरोज के साथ ये रहा। तो एक तो वो वाला पॉइंट है कि अगर कोई यतीम है तो अगर वो पढ़ना चाहता है। सेकंड सर, बड़ी प्राउडली हर इंटरव्यू में, हर मीडिया प्रेजेंस पे कहता हूँ, आज भी कहूँगा, मैं कॉर्पोरेट के अंदर 21 इंटरव्यूज़ के अंदर फेल हुआ था और 22nd में मुझे जॉब मिली थी। 2019 तक मैंने 5 साल जॉब की थी, उसके बाद फिर अपनी, तो वो जो 21 इंटरव्यूज के फेलियर के जो फैक्टर्स थे ना, वो कुछ मुझे समझ नहीं लगे यहाँ पे सिस्टम के अंदर। तो उस सिस्टम को रेक्टिफाई करने के लिए ये जर्नी है। इसमें फालतू में मेरी टीम इस जर्नी में निकल पड़ी, क्योंकि हुआ तो मेरे साथ था, इनको तो खैर 1-2 इंटरव्यूज में हमारी कंपनी में जॉब मिल गई, लेकिन जो है वो क्योंकि मेरे साथ पर्सनल वो हुआ था, तो उसको रेक्टिफाई सिस्टम के अंदर करना, कि फेवरेटिज्म को बिल्कुल जो है वो, ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक। अच्छा, फिर पर्सनल हो जाते हैं सर लोग, इंटरव्यू लेते हुए ना वो पर्सनल हो जाते हैं, तो या ना हो पर्सनल भाई प्लीज। सर इसमें आप अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल कोई नेकी का काम भी कर रहे हैं ना, या अगर आप मेरिट पे भी फर्ज करें कि पोजीशन, हम तो एक प्राइवेट इदारा हैं, अगर हम भी कोई हायरिंग कर रहे होते हैं तो 3-4 फोन तो मुझे भी आ जाते हैं प्राइवेट हायरिंग के अंदर। हम तो कोई पब्लिक, कोई सरकारी इदारा तो मैं इस पे अजहर भाई आपका भी ओपिनियन लेना चाहूंगी। जो सारी बातें चल रही हैं कि हमारी यूथ टैलेंटेड बहुत है, हमारे पास जो है वो लोगों का एक मजमा बहुत है जो कि बहुत टैलेंटेड यूथ है, लेकिन उस यूथ को उस तरह से मौके नहीं दिए जाते, क्या कहेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताऊं कि अगर हम इस रीजन की बात करें, क्योंकि मेरी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बहुत रहती है और 2005 से मैं डिफरेंट डेवलपमेंट सेक्टर के साथ भी काम करता हूँ, डोनर एजेंसीज़ के साथ भी काम करता रहा हूँ, INGOs के साथ भी काम करता हूँ। पाकिस्तान का जो मसला है ना सबसे बड़ा, वो है अनस्किल्ड लेबर। अब जब तक आप इसको ख़त्म नहीं करेंगे तब तक आप अपनी इकनॉमी को भी ग्रो नहीं कर सकते और आप अपनी सोसाइटी को भी जो है वो इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है, मैं आपको बताऊं, 90s में 80s में जो HR हमने प्रोड्यूस किया दुनिया को, उसने हमें कभी IMF के पास नहीं जाने दिया। और आपको याद होगा कि हम 2002 में कराची से लेके खैबर तक बुलेट ट्रेन बना रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ कि जो नर्सरी लगी 2002 के बाद, 2001 के बाद, उसने कोई टेक्निकल प्रोग्राम नहीं सीखा, कोई टेक्निकल स्किल्स नहीं सीखे। आज अगर आप देखें कि जब हमारे पास CVs आते हैं ना, तो हम देखते हैं कि यार ये तो बहुत ही काबिल आदमी है, लेकिन जब आप उसको हायर करते हैं या आप उसका इंटरव्यू करते हैं फर्स्ट फेज में, तो पता चलता है कि उसको कख नहीं आता। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, 10,000 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं जो खाली वेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं और हाउस कीपिंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं। बताएं, अब अगर दुनिया में आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी रिजॉर्ट में, किसी भी 5 स्टार होटल में या किसी भी कॉरपोरेट कंपनी में, तो आप हैरान होंगे कि वहाँ 4 लोग आपको इंडियंस मिलते हैं। तो वो कितना रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि जो 2001 और 2002 के बाद जो हमने HR प्रोड्यूस की दुनिया को, उन्होंने हमें हमारे ब्रदर कंट्रीज में ही ब्लैक लिस्ट करा दिया। बताएं, रीज़न क्या हुआ कि आज हमें UAE वीज़े नहीं देता, आज हमें यूरोप वीज़े नहीं देता, आज हमें सऊदीया जो है वीज़े नहीं देता। तो उसकी जो मेन रीज़न है वो है अनस्किल्ड लेबर, कि आपके पास कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। पाकिस्तान में 1-2 इदारे हैं, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट उनको भी नज़र लगी हुई है कि अगर आप उनके ऑफिसेज में जाके देखें तो फाइल्स के अंबार हैं, उनके पास फंड्स की कमी नहीं है, लेकिन अगेन प्रोफेशनल्स की कमी है। प्रोफेशनल्स की कमी है, पता कि वहाँ पर प्रोफेशनल लोग नहीं हैं जो अब मैं आपको बताऊं कि पिछले 50 साल से कराची में 4 करोड़ आबादी का शहर है, एक 5 स्टार होटल नहीं बन सका और 2 5 स्टार होटल बंद हो गए। तो ये आप समझें कि ये एक हेल्दी मुआशरा, एक हेल्दी सोसाइटी की निशानी नहीं है। नहीं। जब मैं 2008 में बांग्लादेश गया था पहली दफ़ा, आपको पता है दुनिया में जो NGO का नेटवर्क है वो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में, और 2005 में बांग्लादेश ने इंटरनेशनल डोनर्स की फंडिंग ख़त्म कर दी थी। रीज़न क्या थी कि उन्होंने वो मॉडल्स बनाए, लोगों को एम्पावर किया, वुमेन को एम्पावर किया, उसके अलावा जो नौजवान थे उनको टेक्निकल स्किल्स दी। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉल है जो स्टेट ऑफ द आर्ट है। अब उस मॉल में आपके पास 50 ब्रांड हैं,
जो अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रहे हैं। सही। लेकिन गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर मॉल आपको एक कॉर्नर देगा और उस कॉर्नर के ऊपर जो प्रोडक्ट डिस्प्ले होंगी, फॉर एग्जांपल कोई गोट में, कोई गांव में कोई खातून जो है वो कढ़ाई कर रही है, कोई पर्स बना रही है, कोई होममेड चीज बना रही है, तो वो उस कॉर्नर में रखेगी और उस कॉर्नर के ऊपर टैक्स नहीं होगा। वाह। यानी आप जाएंगे, आपने 10 आइटम सेलेक्ट किए और वहां से अगर आप कोई चीज लेते हैं, वो लिखा हुआ भी है प्रॉपर, तो जब आप वहां पर जाके बिल करेंगे तो उन 10 चीजों के ऊपर टैक्स होगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। जबरदस्त। और मॉडल ये है कि जैसे ही उसने परचेज किया हाँ। और उसने कार्ड चार्ज कराया, हाँ। वो उसी वक्त पैसे उसके अकाउंट में जो है वो वहां क्या On पर the क्रेडिट spot। ऑन द स्पॉट विद इन क्या अ बात सेकंड क्रेडिट हो जाएंगे। जबरदस्त। यानी लिंक किया एआई को, सोशल मीडिया को, एडवांस टेक्नोलॉजी को। चल। अब क्या होगा कि उसके पास कार्ड है, हाँ। अब उसके पास एक मोबाइल पे एप्लीकेशन है, अब वो एप्लीकेशन में चेक कर रही है कि कौन से मॉल में, कौन से स्टोर पे मेरी कितना इन्वेंट्री पड़ी हुई है। हाँ। वो फौरन जो है वो परचेज करेगी चीजें, अपनी प्रोक्योरमेंट करेगी और वो अगली दफा तैयार करेगी और तैयार करके ऐप पे बता देगी। अब वहां पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको पता है कि यहाँ पर जो है फलां खातून ने फलां गोट में, फलां गांव में 50 चीजें तैयार कर ली हैं। तो जैसे हमारे यहाँ टीसीएस की गाड़ियां घूमती हैं, वहां पर वो रूटीन की गाड़ियां जाती हैं। क्या बात है। और वो वहां से कलेक्ट करेंगी डेटा और वो कलेक्ट करके इन्वेंट्री अपने स्टोर में डिस्प्ले करेंगी। और उससे क्या होगा कि वो खातून, क्योंकि वो खुद एम्पावर हो गई, खुद जबरदस्त। कमाने लगी, तो वो बेहतरीन। बच्चे को भी अच्छा पढ़ाएगी, घर को भी अच्छा चलाएगी और शोहर भी जो है वो उसको हेल्प करेगा। वुमेन एम्पावरमेंट की बात यहाँ और हो ये रही है एक ना। वजह है कि बांग्लादेश में, बांग्लादेश की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारा इस रीजन में हाँ, पड़ोसी हाँ, मुल्क है, हाँ, हमारा ब्रदर मुल्क है, हाँ। तो खवातीन को जो डाइवोर्स रेशियो है वो बांग्लादेश में सबसे कम है। इसी वजह से ये और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जो हमारे रूरल एरियाज हैं, अगर सिंध की बात करें, उमरकोट, थर, मिट्टी, वहाँ कोई कारोबार नहीं है, वहाँ कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इस बेहतरीन तरह के सर। जब इवेंट्स होते हैं, Really जब फेस्टिवल appreciate। होते हैं, और वो फिर- लोग यहाँ फिर मांगने आ जाते हैं। जिस स्किल की आप बात कर रहे हैं, और सिंध के दीगर शहरों में स्किल की कोई कमी नहीं है सर, बहुत स्किल वुमेन है लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं है। चलें, सही एक है। खातून- सबा हाँ, बिल्कुल सबा। इसी पे हम आपसे भी बात करना चाहेंगे, एज यू आर वर्किंग एज अ वुमेन एम्पावरमेंट एक्टिविस्ट, और इसी के साथ साथ आप डिफरेंट शोबों में काम कर रही हैं। क्या देखती हैं किस तरह से हम अपनी मजीद इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए अपने वुमेन्स को और एम्पावर कर सकते हैं? वुमेन को एम्पावर करने के लिए आपने चाइना की मिसाल तो सुनी होगी कि वो कहता है कि तुम मुझे एक अच्छी माँ दे दो, मैं तुम्हें एक अच्छी कौम दे दूंगा। वाह। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है हमारे माशरे में कि वुमेन को एम्पावर करना चाहिए। जैसे मखानी वेलफेयर है, इनका मोटिव ही वुमेन एम्पावरमेंट है। जहाँ पे मैं वर्कआउट करती हूँ एज ए सोशल मीडिया मैनेजर, तो इनकी जो मतलब समझ लें आप 3 इदारे, सही। मखानी वेलफेयर के अंदर बाकायदा ये लोग हुनर सिखाते हैं खवातीन को कि मतलब बाहुनर खवातीन होंगी तो जाहिर है जब हुनर हाथ में होता है तो भूखा तो नहीं मर सकता है बिल्कुल इंसान। ऐसा ही है। और मखानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ये डिफरेंट किस्म के कोर्सेज करवाते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। सही। जस्ट रजिस्ट्रेशन इनकी है, चार्जेस वो भी बहुत कम ना होने के बराबर। अच्छा। और बैरानी स्कूल ऑफ टीचिंग में ये मोंटेसरी टीचर्स ट्रेन करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैंने पहले भी इस टॉपिक पे बात की है कि हम हमेशा ये कह रहे होते हैं कि जी बच्चे जो है, बच्चों को सही पढ़ाना चाहिए, बच्चों को सही जो है वो गाइडलाइन देनी चाहिए, लेकिन बच्चों से पहले पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है और टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे माशरे में अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये स्टेप ले रहे हैं कि वो टीचर्स की भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं और वो माशरे को भी मजबूत कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और साथ साथ हमारी इबादत रमज़ान की जो ट्रांसमिशन है, इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ जिन लोगों ने ताउन किया है उनका नाम लेना यहाँ बहुत ज़रूरी है। नेल्सन पेंट्स कहते हैं जी रंग ज़िंदगी का। नेल्सन पेंट्स वो वाहिद पेंट है जो आपको किसी भी पेंट के मुकाबले में 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है ताकि आप कम पेंट में ज़्यादा एरिया कवर कर सकें। इसी के साथ अगर बात कीजिए अपने इफ्तार दस्तरखान को मज़ीद अच्छा बनाने की, और घर पे अचानक से बहुत सारे मेहमान आ जाएं इफ्तार के लिए और आप सोच रहे हो कि क्या कुछ ऐसा ऑर्डर किया जाए, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है और फिर गैस की भी कुछ मेहरबानियां चल रही होती हैं, तो आप जल्दी से फ़ोन उठाइए और न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा ऑर्डर कीजिए, क्योंकि न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा का 21 इंच साइज़ पिज़्ज़ा इस वक्त बहुत मशहूर है, बहुत मकबूल है। अपनी इफ्तार पार्टीज़ को जो है वो और ख़ूबसूरत बनाइए न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा के 21 इंच साइज़ पिज़्ज़ा के साथ। और इसी के साथ साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपने दस्तरखान पे कुछ अच्छा, कुछ हेल्दी सिप करें, खाने के बाद कुछ अच्छा जो है वो ड्रिंक करें, तो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए मबरूक मैंगो जूस। विटामिन ए की ताकत के साथ है ये और आप लोगों को ताकतवर रखता है और आप लोगों को भरपूर आप लोगों को जो है वो एनर्जी देता है। और
साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि फ़हीम क्योंकि यहाँ आए हैं, फ़हीम सादिक, और आज और एजेंसी की जानिब से भी गिफ्ट कर्टेसी है हमारे पास और ख़ूबसूरत से गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो कि आज की ट्रांसमिशन का हिस्सा है। एक मुख्तसर से वक्फे पे चलते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे, आपको ज्वाइन करेंगे इबादत रमज़ान। इबादत रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और आप लोग जानते हैं कि जब ट्रांसमिशन स्टार्ट होती है तब से लेके फिर इफ्तार तक डिफरेंट हमारे सेगमेंट्स होते हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स आप लोग देखते हैं। और आज जिस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे कुछ टाइम बाद, वो टॉपिक यही है कि किस तरह से अपने अंदर खुद एतमादी की कमी जो है उसको दूर किया जा सकता है और एहसास से कमतरी से किस तरह बचा जा सकता है। सबा, मीडिया से भी आपका ताल्लुक़ रहा, कुछ बताएं ना, कैसा रहा ये जर्नी? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जर्नी बहुत अच्छा है और इसमें मैं एज अ क्राइम रिपोर्टिंग एंड जर्नल रिपोर्टिंग वर्कआउट करती हूँ। तो डिफ़िकल्ट नहीं है क्राइम की दुनिया जर्नलिज्म में? ये देखें, मतलब स्टार्टअप में तो थोड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए, लेकिन नामुमकिन नहीं था, इम्पॉसिबल नहीं था। दैट मीन्स मैं आपकी बात पे गौर कर सकती हूँ। तो मुझे जो माय एक्सपीरियंस, ये क्राइम रिपोर्टर आपकी एसोसिएशन भी है, जी है ना? ऐसा ही है। तो बड़ा दिलेरी का काम नहीं है खबर ब्रेक करना कोई, और फिर अक्सर तो आपकी खबरें पुलिस के खिलाफ होती हैं। नहीं, खबरें बेसिकली पुलिस के खिलाफ नहीं होती। अच्छा। पुलिस तो हमारे साथ है, जाहिर सी बात है, लेकिन कहीं पे ऐसा है कि आजकल की जो खवातीन है, जो वुमेन, जो मैंने आप लोगों को बताया अभी वुमेन एम्पावरमेंट, तो खवातीन जो है ना वो बेसिकली बहुत सी ऐसी हैं जैसे वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाती, या मुआशरे में उनको इतना ज़्यादा दबा दिया जाता है कि वो हक बात कहने पर भी जो है ना उनको ऐसा कर दिया जाता है कि तुम बिल्कुल खामोश बैठ जाओ। तो ऐसी जो खवातीन हैं जो विक्टिम्स हो जाती हैं, तो वो फिर हम लोगों से रब्ता करती हैं। आप कैसे उनकी हेल्प करते हैं? किन किन शोबों में हेल्प करते हैं? मेरा तो ये मोटिव रहता है कि मैं खवातीन के साथ बिल्कुल शाना बशाना ऐसे खड़ी हो जाऊं जैसे आपको पता है कि हमारे आपको किसी ने ये कहा बीबी आप हमारे घर का मसला है, आपका क्या? हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो इंटरप्ट कर जाते हैं। जैसे अक्सर तलाक के, खुला के मामलात होते हैं तो कोई बेचारा सपोर्ट के लिए जाता है, उसको बोलते भाई आप कौन, हमारे घर का मैटर है। हाँ, तो लेकिन ऐसा होता नहीं है ना कि खुद से कूद जाए। अच्छा। हाँ। ऐसा होता नहीं है, बाकायदा उनको, हमारी टीम को बुलाती हैं, खवातीन जो है वो अप्रोच करती हैं, वो पूछती हैं कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए। अभी बहुत सी मेरी सर्कल्स में ऐसी वुमेन्स हैं जो कि जॉब रिलेटेड है, जो जॉब चाहती हैं, तो मैं उनको जो है वो इस तरीके से सपोर्ट ऑफ करती हूँ कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है, एक तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो मैंने आपको बताया मखानी इंस्टीट्यूट, वो लोग फ्री में, मतलब एक खातून हमारे पास आई, एक खातून ने रुजू किया कि ना मैं अपने हस्बैंड से अलहदगी चाहती हूँ जी। मैंने कोर्ट में भी रिक्वेस्ट दी है, लेकिन वो मौसूफ मुझे छोड़ नहीं रहे, मुझे तलाक नहीं दे रहे, तो इसमें आप लोग हमारी हेल्प करें। मैंने कहा बीवी हम इसमें आपकी हेल्प क्या कर सकते हैं? बोला ये मेरे मियाँ का नंबर है, आप इनको कॉल करें, इनको कहें कि मुझे तलाक दे दें, या मुझे किसी NGO के पास ले जाएं, वो रब्ता कर ले उनसे। तो ऐसे किसी रब्ता किया, तो तब हम लोगों ने जब आगे बढ़ना चाहा तो सामने वाले ने कहा भाई मेरी वाइफ, मेरा मसला, हु आर यू? तो फिर उसमें ये जवाब बनता है कि आपकी वाइफ ने तो इन्वॉल्व किया। बिल्कुल ऐसे ही है कि जो आपके घर के वो नादान है, छोड़ दो आप इसको, आप हट जाएं यहाँ से। तो बस ठीक है, फिर अगर हम हट जाए तो फिर लॉयर्स के काम है, फिर लॉयर्स बीच में आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इतनी आसानी से अगर कोई आपका परेशान है, कोई किसी फीमेल ने आपसे मदद की है अपील, तो आपको इतनी आसानी से नहीं, पहले उसको सारी चीजें देख समझ के सॉर्ट आउट करनी चाहिए। क्योंकि माजरत के साथ मैं यहाँ पे बात, मैं खुद एक औरत हूँ, लेकिन फिर भी मैं बात कहना कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बचती, कहीं ना कहीं तो दोनों फरीकों की गलती हो भी सकती है। हम हमेशा मर्दों को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं कि जी हर चीज में कुछ भी हो गया मर्द गलत है, कुछ भी हो गया मर्द गलत है। ये देख लें, नुदरत ने मर्दों की फेवर कर ली। और ये जो मामलात है ना नुदरत, ये अफाम और तफहीम के साथ, वो बड़े कहते थे ना बुजुर्ग भाई, घर की बात है घर में ही इसको हल करें। अगर ये बाहर निकल गई तो फिर ये बढ़ते और ये फिर सेपरेशन तक आ जाएगी। क्योंकि हमारा ये सेगमेंट हम स्पीडली लेके जाते हैं ताकि तमाम लोगों का आ जाए इसमें, जो उन्होंने अपनी मुल्क के लिए सर्विसेज दी हैं, क्या वैल्यू ऐड की है उन्होंने। हम कैटेगोरिकली हम सब मेहमानों से पहले, अल्ताफ़ भाई मुझे ये बताएं कि
ये सोशल एक्टिविस्ट कुछ कराची में ज़्यादा नहीं है? भाई सोशल एक्टिविटीज कराची में ज्यादा कहाँ है, अभी और होनी चाहिए। अच्छा, और होनी चाहिए। इसकी आप परसेंटेज मुझे किसी ने कहा कि यार यहाँ पे ना लोगों को हडराम बनाया जा रहा है, जगह जगह खाना भी मिल रहा है हर चीज, तो वो कौन कमाएगा फिर, कौन मेहनत करेगा? नहीं नहीं, इस तरीके से सोशल एक्टिविटीज होना चाहिए, लोगों की इस्लाह हो, कोई तस्वीर का एक दूसरा रुख पेश करे ना। आप नहीं, आप सब पे लेबल ये लगा हुआ, कोई कह रहा है भाई मैं खाना खिलाता हूँ, वो कह रहा है मैं इलाज मुआवजा करा, वो कह रहा है भाई मैं इनको पढ़ाता हूँ, तो फिर कमाएगा कौन? तो फिर कपड़े कोई दे रहा है, तो फिर सही है भाई। रात दिन सदका 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 होता है ना। सदका सदका मुसीबत को टालता है, बुराई को टालता है, तो भाई मुसीबतें तो और बढ़ती जा रही है, मुसीबतें बढ़ती जा रही है। आप अपने इलाके अगर ये सब कुछ, से नहीं दे रहा, अगर ये सब कुछ अल्ताफ भाई आपको एनजीओ नहीं करना है, तो फिर गली कूचों में लोग निकलते सदका दे दो, सदका दे दो। आजकल तो एम्बुलेंस की रिवायत है, एम्बुलेंस निकलती है, सदका बलाओं को टालता है, सदका मुसीबतों को टालता है। अच्छा, लाडी कोरंगी से एम्बुलेंस निकलती है, गार्डन की तरफ घूमती है। अरे भाई वहां पे कोई मुसलमान नहीं है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जो क्रिश्चियन है, हिंदू है, ठीक है ना, जो हमारी अकलीती बिरादरी है, वहां के लोगों को कभी आपने चंदा मांगते हुए देखा है? जैसे इन्होंने कभी बोला कि मेरे मंदिर में ये पंखा खराब हो गया, लाइटें खराब हो गई, वो मांगते हुए देखा है? वो क्या आप क्या कहते हैं पता है? वहां से बाहर की इमदाद आती है, भाई हमें ओवरसीज की इमदाद नहीं आती। तो ये सब चीजें आप मस्जिदों को, मदरसों को सब आप रोड पे लाते हैं, तो इसका क्या हल है? इसका कोई वो तो नहीं है ना? आप बताएं, एडवाइस देना, मशवरा दें, एजुकेट करें। नहीं, आप बताएं कि क्या है इस तरीके आप रोड पे ला सकते हैं? हमारे मजहब की तौहीन नहीं है, हमारे मजहब की क्या तौहीन बिल्कुल ही नहीं है। वो क्या कहा जाता है, जितने मेहराब और मिंबर वसी होंगे, तो ये भी एक अलग निशानी है ना। तो आप ये नमाज में, मस्जिद में नमाजी पैदा करें ना। आप ये सदका सदका सदका, और आप कह रहे हैं ना कि भाई सही तरीके से नहीं होता सदका। असल में आप सदका सही नहीं देते ना। आपने ये सोच लिया कि मैं उधर सदका दूंगा मुझे जन्नत मिलेगी। मेरी बहनें तरस रही है, मेरी माएँ तरस रही है, कमाल है, ये बात नहीं देता। ये अच्छा, यहाँ पे इस रिफाई इदारे में या फला मजहबी इदारे में मैं दूंगा, मुझे जन्नत मिलेगी। जितना परसेंटेज आप देख लें, अगरचे मैं बहुत सारा मुखैर हूँ, मैं बहुत से लोगों को चंदा दे रहा हूँ, बहुत से लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, मेरे घर उजड़े हुए होंगे, मैं 100% बोलता हूँ। उसकी बहनें तड़प रही होगी, वो धड़ाधड़ हज उम्रे कर रहा होगा, लेकिन उसकी बहनें कभी अपने बच्चों की सही ढंग की स्कूल अपने घर का अपना घर नहीं होगा उनके पास। अब इस दौर में आप किसी को रोजगार की फराहमी भी करें, तो ये भी एक सदका है। लोगों के लिए कोई काम काज का बंदोबस्त कर दे, ये भी सदका है। आजकल लोग बोलते हैं कि यार हमारे पास काम नहीं है, इसका कराची पाकिस्तान में बिजनेस नहीं है, कारोबार नहीं है। क्यों नहीं है भाई? सब कुछ है। जैसे आपने सोशल मीडिया की बात की या सोशल वर्किंग की बात कर रहे हैं ना, आजकल हर एक के हाथ में मोबाइल है, हर एक के हाथ में मोबाइल है। इस मोबाइल का हम काम कर सकते हैं ना। आप ब्लॉगर बने, आप यूट्यूबर बने, आप टिकटॉकर बने, और जो आप टिकटॉकर यूट्यूबर आप बन जाएंगे और कहीं से पब्लिसिटी करेंगे, इधर ये मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है। आपकी जो व्लॉगिंग में जो पैसे आएंगे यूट्यूब से, जो आपकी कमाई आएगी, तो आपके जो आबा उस्ताद है या जो भाई लोग हैं, उससे आप कंपटीशन करोगे, उससे अच्छे पैसे आएंगे, डॉलर के हिसाब से आएगा। आज मेरे को $500 का काम करना है, या पूरे महीने में $300 का काम करना है, $1000 का काम करना है, ये भी एक कमाई हमारी बहनें भी कर सकती है। जरूरी नहीं कि आप लेकिन बिल्कुल सही बात की है। मैं यहाँ पे जरूर ऐड ऑन करना चाहूंगी कि रोजगार के मौके बिल्कुल फराम करने चाहिए, कोई गलत बात नहीं है, बशर्ते ये कि इंसान रोजगार के मौके अवेल करे। अब अगर किसी को आदत ही ये पड़ी हुई है कि वो बोलता है मैं तो वहां जाके खा आऊंगा, मुझे फलां की तरफ से कपड़े आ जाएंगे, मैं क्यों काम करूं। मैंने अपने खुद जाती बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं साजिद भाई, जिनको हमने ऑफर किए हैं कि हम आपको कोई एक दुकान खुलवा देते हैं ताकि आपका रोजगार हो जाए, आपके बच्चे जो हैं वो अच्छे तालीम भी हासिल कर सके। बट उनका क्या मौकफ होता है कि नहीं जी, दुकान नहीं, छोटे पैमाने पे होगी तो फिर तो अर्निंग नहीं होगी। मतलब आप खुद कोशिश नहीं करना चाहते ना, पहले आप खुद कोशिश जरूर करें, क्योंकि सेगमेंट का टाइम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने हमारे तमाम मेहमानों से मैसेज भी जरूर लेना है, क्योंकि बहुत जरूरी है आप तमाम लोगों तक पॉजिटिविटी को पहुंचाना। अजहर भाई, मैं चाहूंगी एक मैसेज आपकी तरफ से शामिल होना चाहिए, जो हमारी ऑडियंस देख रही है, रमजान का महीना भी चल रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बड़ा ज़रूरी है कि ज़रूरत एंड फैशन में जो है ना, बड़ा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और आप अगर ज़रूरत की चीज़ें पूरी कर रहे हैं आप, तो इसका मतलब है कि आप बेहतरीन और अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं। तो इस बाबरकत महीने में हम जितना हो सके रब से फ़ज़ल समेटें, नेकियां समेटें,
अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, अफवाज पाकिस्तान का साथ दें। बेशक, बिल्कुल, ज़बरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। सबा, मैं चाहूँगी आपकी तरफ से भी एक मैसेज शामिल होना चाहिए ऑडियंस के लिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारी पाक अफवाज है ये इस वक्त इतने कड़े वक्त में चल रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है चारों तरफ से बस दुश्मन ही दुश्मन है। जी ऐसा ही। तो पाक परवरदिगार इनको हौसला अफजाई दे और नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, अल्लाह ताला फतह हमारे ही नसीब में लिखे और तमाम लोग रमज़ान की इस बाबरकत फ़यूज़ व बरक़ात के तहत ये दुआ मांगें कि अल्लाह ताला हमें हर मकाम पे हमारी पाक अफवाज को भी और हमें भी आला से आला तरक्की और कामरानी नुसरत अता फरमाए। ज़बरदस्त। और एजेंसी सर जी फ़हीम। मैं तो अपने एज ग्रुप के लोगों से मुखातिब हूँ, जो यंगस्टर्स हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आपको कुछ काम करने का मना करते हैं और थोड़े से बाद आप उनको उसी बिजनेस के अंदर खूब तरक्की करते हुए देखते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए कोई भी चीज़ करने लगे तो सबसे पहले अपने दिल की सुने और ये ज़रूर देख लें कि जो बंदा मशवरा दे रहा है उसकी डायरेक्शन, उसका मकसद क्या है, टू पुट यू इन द राइट डायरेक्शन और टू पुट यू इन द रॉन्ग डायरेक्शन। ठीक है। दूसरा सर की बात को एक और साथ साथ बात बता देता हूँ कि डिजिटल के अंदर बड़ा पोटेंशियल है, इट्स हाउ यू यूज इट। ठीक है। डिजिटल के अंदर जो है, जैसे इन्होंने कहा कि बहुत सारे वंडर्स हो सकते हैं उस प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए, और अगर कोई हमें और एजेंसी पे रीच आउट करे तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उस पर गाइड करते हैं। चलिए ज़बरदस्त। अब ये अपॉर्चुनिटी एक और आ गई देखने वालों के लिए और हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। एक और मैसेज मुस्लिम उम्मा के लिए हमारी जानिब से भी कि कल मरकज़ी मुस्लिम लीग की इफ्तार डिनर थी और वहाँ पे बहुत सारे मीडिया पर्सन्स थे और वहाँ जो कायदीन थे उनसे सवालात हुए, तो हमने भी वहाँ सवालात उनसे किए। एक बड़ा जो एक ही सवाल 2-4 जर्नलिस्ट ने किया कि खलीजी ममालिक में जी इसराइल के अड्डे हैं और ईरान उन पर हमला कर रहा है, लेकिन ईरान पे तनकीद की जा रही है कि वहाँ पे हमला ना करें। वो ये कह रहे हैं कि हम आप पे थोड़ी ना हमला कर रहे हैं, जहाँ से हम पर हमला हो रहा है हम उन पर हमला कर रहे हैं। इतनी सी बात को उम्मत क्यों नहीं समझ पा रही, या कि एजेंडा कुछ और है? हालांकि आपको दुआ देनी चाहिए सर ईरान को कि वो आपकी पड़ोस में जितनी खलीजी रियासतें हैं वहाँ से इसराइल के नापाक कदायम जो लगे हुए हैं, जमे हुए, उनको भगा रहे हैं। अब वो भाग रहे हैं, अपना वेपन छोड़ छाड़ के निकल रहे हैं, तो आप उनको आगे गर्क करें। एक इत्तेहाद, जैसे मुझे याद है OIC बुलाई थी भुट्टो साहब ने, इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म बनाएं, आए मुस्लिम क्या, वरना एक एक करके सबके यहाँ इसी तरह रॉकेट बरस, अल्लाह ना करे बरसे, तो इत्तेहाद की ज़रूरत है। हमें बिल्कुल ऐसा ही। आप तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने हमें टाइम दिया, थैंक यू एवरीवन। और आप तमाम लोग ऑडियंस से एक मुख्तसर से वक्फे के बाद दोबारा डिफरेंट सेगमेंट्स में आप लोगों से होने वाली है मुलाकात। ट्रांसमिशन हमारी जारी है, आप लोगों के सामने हाजिर होते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त हम एंटर हो चुके हैं हेल्दी रमज़ान के सेगमेंट में। एज़ यू गाइज नो कि हमारे पास डिफरेंट डॉक्टर्स आते हैं और वो हम बात करते हैं इस चीज़ पे कि किस तरह से आप रमज़ान मुबारक में अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। एक बड़ा मेजर मसला जो रमज़ान मुबारक में बहुत फेस करने को मिलता है, वैसे तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पर हम बात पहले भी कर चुके हैं और यकीनन आगे आने वाले दिनों में भी हम कोशिश करेंगे कुछ इस तरह के इश्यूज़, कुछ इस तरह के टॉपिक्स जो कि आप लोगों हम तक पहुंचा रहे होते हैं कि इस टॉपिक पे बात की जाए, हमें ये इशू है, हमें ये प्रॉब्लम होती है रमज़ान मुबारक में, सही तरह से गाइडेंस नहीं मिलती। तो जी इसीलिए ये सेगमेंट रखा गया है इबादत रमज़ान के ट्रांसमिशन में और इस सेगमेंट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताबुन किया है लहनिंग लेबॉर्ट्रीज़ फ्रांस ने। और लहनिंग लेबॉर्ट्रीज़ की डिफरेंट मेडिसिन हैं, डिफरेंट ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं और अपने रमज़ान को और हेल्दी बना सकते हैं, अपनी हेल्थ और मज़ीद अच्छी कर सकते हैं। बात अगर की जाए विटामिन डी की डेफिशिएंसी की, तो आयरन की डेफिशिएंसी की, तो ये एक मेजर इश्यूज़ हैं जो कि देखने में आते हैं ना सिर्फ रमज़ान मुबारक में वैसे भी, लेकिन रमज़ान मुबारक में क्यों ज़्यादा जो है वो देखने में आते हैं, क्या वजूहात होती है, क्या हम जो है वो इसके लिए एहतियाती तदबीर इख्तियार कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हेल्दी रमज़ान सेगमेंट की आज की हमारी लहनिंग लेबॉर्ट्रीज़ की गेस्ट डॉक्टर हबीबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हबीबा, वंस अगेन वेलकम। और आज हम बात करें आयरन और विटामिन डी की कमी के हवाले से। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताइए रमज़ान मुबारक में
क्यों ज़्यादा देखने में आती है आयरन की और विटामिन डी की कमी? बेसिकली रमज़ान में इसलिए ज़्यादा ये देखने में नज़र आती है क्योंकि कमी तो पहले से होती है। क्योंकि अचानक से कोई भी चीज़ नहीं होती है, हर चीज़ उसका समझ ले जो इनिशियल पॉइंट होता है वो बहुत दूर से चला आ रहा होता है। तो कमी तो पहले से होती है, लेकिन रमज़ान में ग़िज़ा की जो बेतदालियाँ होती हैं, एक प्रॉपर डाइट नहीं ली जा रही होती या प्रॉपर तरीके से नहीं ली जा रही होती या प्रॉपर टाइम पे नहीं ली जा रही होती, तो उसकी वजह से एक वक्त आता है, यानी 10 रोज़े या ऐसे मिड में रमज़ान के या एंड ऑफ रमज़ान तक पेशेंट में इतनी ज़्यादा कमी हो जाती है कि वो विजिबल होना शुरू हो जाती है सिम्टम्स के तौर पे। सिम्टम्स पे भी ज़रा बात करेंगे ना कि आपको क्या सिम्टम्स हो तो पता चले आपको कि जी हम मुझे आयरन डेफिशिएंसी है, मुझे विटामिन डी की कमी है। देखें, अगर आयरन की कमी है आपकी बॉडी में तो आपका चेहरा पेल होना शुरू हो जाएगा, सांस में थोड़ी सी दिक्कत आना शुरू हो जाएगी, यानी सांस फूलना शुरू हो जाएगी, डिस्पनिया वाली कंडीशन होगी। लेकिन ये तमाम सिम्टम्स पेशेंट जो होते हैं वो बहुत लाइटली ले रहे होते हैं। हड्डियों में दर्द है, मस्क्यूलर पेन है, पैनाडोल खा ली या ऐसी कोई दवाई ले ली जो फ़ौरन से उनको आराम दे दे, ऐसी दवाइयों पे चल रहे होते हैं, वो विटामिन डी और आयरन की तरफ जा ही नहीं रहे होते। हालांकि आयरन अगर आपकी बॉडी में कम है, आपको बहुत सीवियर मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। आपको हेयर फॉलिंग शुरू हो जाती है, आपकी रंगत जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, आपके होंठ जो है पर्पलिश टोन में आना शुरू हो जाते हैं। अगर ख़ास तौर पे वो लोग जिनको कोई बीमारी है लाइक पाइल्स, ब्लीडी पाइल्स हैं, उनमें आयरन की कमी बहुत ज़्यादा देखने में नज़र आती है और वो लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट कर रहे होते हैं। मेरे पास तो पेशेंट अगर आते भी हैं तो अक्सर वो बताते भी नहीं है कि उनको ब्लड आ रहा है स्टूल में, या अपने घर में डिस्कस नहीं करते। जब बहुत शदीद वीकनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, तो उसके बाद वो क्लिनिक आते हैं, अपने घर वालों को बताते हैं। विटामिन डी की कमी के अगर आपको जानना है कि आपके अंदर बॉडी में विटामिन डी की कमी हो रही है, सबसे पहले तो आप अपनी रूटीन देखें। अगर आपका सन एक्सपोजर ना के बराबर है तो आपकी बॉडी में लाजमी विटामिन डी की कमी होगी। और इसके अलावा डाइट अगर आप ऐसे नहीं ले रहे हैं, उसके अलावा आपकी हड्डियों में दर्द होना, या अगर आपको ज़रा सी भी चोट हड्डी पे लगी है और वो चोट जो है वो सही नहीं हो रही, उसमें हड्डियों में इन्फ्लेमेशन मौजूद ही है, तो ये बहुत बड़ा साइन है विटामिन डी की कमी का, कि जो स्वेलिंग है वो कम नहीं होती, या आप बहुत ज़्यादा चलें या खड़े रहें तो वो स्वेलिंग वापस लौट आती है, तो ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से आपकी हड्डियाँ जो होती हैं वो इतनी नाजुक हो जाती हैं कि वो इजीली ब्रेक होने का उनका खदशा होता है, भुरभुरी जिसको ऑस्टियोपोरोसिस हम कहते हैं मेडिकल टर्म में। तो ये तमाम चीज़ें। अच्छा, आयरन की कमी का एक बहुत अहम सिम्टम है जो लोग बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोगों के होंठ, यानी आप मुंह के किनारों पे कॉर्न्स हो जाते हैं, कट जाते हैं। लोग कहते हैं झूठा पानी पी लिया या थूक आता है, नहीं, ये आयरन की अगर आपकी बॉडी में कमी हो रही होती है तब भी आपके ये कॉर्न्स होना शुरू हो जाते हैं। तो इन माइनर सिम्टम्स को आप निगलेक्ट ना करें तो आप आयरन की या विटामिन डी की कमी से यानी नहीं आप दो चारों पाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे जरूर सॉरी टू इंटरप्ट ये भी पूछ रहा हूँ, क्या ख़वातीन को मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा होती है विटामिन डी की कमी या इक्वल रहता है ये रेशियो? नो, एक तो अगर हम इक्वलिटी की बात करें तो मर्दों में ज़्यादा क्वांटिटी में ही चाहिए होता है आयरन, विटामिन डी तो सेम होता है, बट फीमेल में ये दोनों चीज़ों की कमी ज़्यादा देखने में नज़र आती है, क्योंकि ज़ाहिर है उनको बच्चे पैदा करने होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग के ज़माने। ब्रेस्ट फीडिंग के ज़माने में ये आयरन और विटामिन डी की कमी जो होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपने देखा होगा हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है आफ्टर डिलीवरी फीमेल्स को, क्योंकि वो क्या करती हैं, विटामिन डी और ये जो आयरन वगैरह ले रही होती हैं सिर्फ ड्यूरिंग समझ लें जब बेबी उनकी टमी में है, बस उनको लगता है तभी तक हमें लेना है क्योंकि वो बच्चे तक जाना है। लेकिन आफ्टर डिलीवरी या ब्रेस्ट फीडिंग के ज़माने उनको ज़्यादा नीड होती है। मेरे क्लिनिक में पेशेंट आते हैं, मैं तो उनको स्ट्रिक्टली बोलती हूँ कि आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो ये सब तमाम चीज़ें लेनी है, लेकिन आफ्टर डिलीवरी आपने इनको और ज़्यादा एहतियात से और ज़्यादा अच्छे से लेना होगा, ताकि आप पोस्टमार्टम जो एक डिप्रेशन होता है आप उससे सफ़र ना करें। इन तमाम चीज़ों की वजह से आप डिफरेंट मसाइल का भी यानी सामना कर सकते हैं। तो मेल्स में ये नहीं होता, और मेल्स में जो सन एक्सपोजर होता है उनका बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उनको बाहर निकलना होता है, फीमेल्स का इतना ज़्यादा नहीं होता। तो ये जाहिर है ये एक विजिबल पॉइंट है कि फीमेल्स में इन दोनों की कमी ज़्यादा देखने में नज़र आती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। अच्छा, ये जो हमें रोज़ा मतलब ये हमारी पता नहीं फितरत बन गई है अब कि हम फ़ौरन इफ्तार करते हैं तो हम कहते हैं नींद आ रही है, हमें नींद आना शुरू हो गई है, थकन होना शुरू हो गई है या कमज़ोरी का एहसास फील होना शुरू हो जाता है, तो ये भी सिम्टम्स हैं पता चल, इससे भी आपको लगता है? अगर आप एकदम से कोई चीज़ खा रहे, एक तो गलत है फ़ौरन इफ्तार खोलते ही सब कुछ खा लेना। थोड़ा आप खजूर लें, पानी लें, नमाज अदा करें, बिल्कुल नमाज अदा करें, उसके बाद आप
आप जो भी खाना है आप वो खाएं, ताकि आपकी पूरा, आप जाहिर है इतना लंबा आपका फास्टिंग है, हाँ। तो आपको फास्टिंग ब्रेक करनी है, तो एकदम से खाने पे आपने हमला नहीं करना, आपने थोड़ा सा रुक के अपनी बॉडी को दिखाना है कि हाँ अभी पानी लिया है, अभी खजूर, और खजूर बहुत नेसेसरी है आपकी हड्डियों के लिए, आयरन के लिए खजूर बहुत ज़बरदस्त है। खजूर का रमज़ान में इस्तेमाल तो बेहतरीन है। वो लोग जो कि ऑलरेडी विटामिन डी और आयरन, ख़ासतौर पे आयरन की कमी से सफ़र कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो तो खजूर का सहरी में भी इस्तेमाल करें और अफ्तारी में भी खजूर का इस्तेमाल सहरी में करें। भी खा सकते हैं खजूर, कोई पाबंदी नहीं है। तो खजूर इसलिए नहीं बनी कि आप सिर्फ इफ्तार में खाएं। आप और मेरी तो आदत है कि मैं तो डेली, मतलब इफ्तार के बाद भी सहरी तक भी बीच में मैं कभी ना कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा मुझे क्रेविंग हो रही, तो मैं कहती हूँ मैं खजूर खा लेती हूँ। बशर्त किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि मैंने कहा ब्लीडी पाइल्स वाला इशू है, तो खजूर थोड़ी गर्म होती है, अगर आप उसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो फिर आपको ब्लड आने का ज्यादा खदशा होता है, तो आप ब्लड बनाने के लिए खजूर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यादा लॉस हो जाएगा। ऐसा ही। अच्छा, ये जो चाय और कॉफी के शौकीन हजरात हैं, इनके लिए भी जरा कुछ फरमा दें, बता दें कि क्या ये हमें मुश्किलात पेश आती हैं आयरन को? बहुत ज़्यादा, जो लोग बहुत ज़्यादा चाय का कंज्यूम करते हैं, ख़ास तौर पे खाना खाने के बाद, हमारे वहाँ यहाँ बड़ा रिवाज है कि खाना खाने के बाद चाय पीनी है। खाना खाने के बाद यहाँ तो दस्तरख्वान लगा हुआ होता है और खाना खा रहे होते हैं और वहीं आवाज़ रहती है चाय चढ़ा दो, चाय चढ़ा फौरन चाहिए चाय। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत हार्मफुल है। ये आपकी बॉडी में प्रोटीन, आपकी बॉडी के इसेंशियल मिनरल, विटामिन्स, इवन के आयरन, ज़ाहिर मिनरल्स में ही आ जाता है, ये उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, कर देती है। सब सुन लें, चाय के शौकीन हजरात, आप चाय भी, कॉफ़ी भी, अगेन कॉफ़ी भी, बिल्कुल ये आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होने देती मिनरल्स और विटामिन्स को और प्रोटीन को, जो कि आपकी समझ ले बिल्डिंग ब्लॉक्स है आपकी बॉडी के, जो आप खड़े हुए हैं प्रोटीन की वजह से खड़े हुए हैं। तो जब वही चीज़ डैमेज हो जाएगी तो आप कैसे चलेंगे फिरेंगे, कैसे एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही। अब आप सोच रहे हैं मैं खाना तो प्रॉपर खा रहा हूँ, कुछ लोग जाहिर है प्रॉपर खा रहे होते हैं, प्रॉपर दही ले रहे हैं जिससे आपको विटामिन डी भी मिल रहा है, जिससे आपको ऐसी ग़िज़ाएं भी ले रहे हैं जिससे आपको आयरन मिल रहा है, यानी ऐसी बहुत सारे फ्रूट्स हैं हमारे पास, बहुत सारी ऐसी वेजीज हैं जिनमें आयरन है, और विटामिन डी बहुत कम चीज़ों से मिलता है। तो विटामिन डी के लिए मछली का और दही और अंडों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए। तो उनको लगता है हम ये सब ले रहे हैं तो हमारे अंदर तो कमी नहीं हो सकती, लेकिन उनको ये नहीं पता उनकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही ड्यू टू कॉफ़ी और चाय, टी की वजह से। अच्छा, अब मैं अगर बात करूँ होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो वैसे तो हमें सबको ही पता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसी वाइड मेडिसिन जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो लहनिंग के पास क्या है हमारी ये विटामिन डी की कमी के लिए और आयरन की कमी के लिए क्या हल है? मैं खुद अभी इस पे ही आने वाली थी, क्योंकि लहनिंग ने माशाल्लाह एक ऐसा ह्यूज अमाउंट मेडिसिन का हमें दिया है जिसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं। आप रेक्सोरूबिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, आयरन डेफिशिएंसी है, हड्डियों का मसला है, रेक्सोरूबिया तो समझ लें डायमंड प्रोडक्ट है, मैं कहती हूँ। लेकिन इसके साथ अगर आपको हड्डियों का खासतौर पर बहुत शदीद मसला आ चुका है, या हड्डियों में सूजन है, या चोट लग चुकी है और उसकी वजह से आपकी हड्डियों में कोई बाल आ गया है, या कोई डैमेज आ चुका है, या ब्रेक आ चुका है, या हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, ज़रा टाइट से पकड़ने से हाथ या कहीं लग जाए और आपको पेन होना शुरू हो जाता है, तो L48 जो है ड्रॉप्स लहनिंग के बहुत बेहतरीन ड्रॉप्स हैं। ड्रॉप फॉर्म में मैं अगेन कहती हूँ, ड्रॉप फॉर्म की दवाइयाँ बहुत ज़बरदस्त होती हैं, क्योंकि आपका पानी का इंटेक भी अच्छा हो जाता है जो आप नॉर्मली लेते। तो एडल्ट्स के लिए 20 to 25 ड्रॉप्स हैं, दिन में 3 मरतबा, अफ्तारी के बाद भी आप ले सकते हैं। रमज़ान से पहले आप शुरू कर दें तो आप इसकी कमी का सामना ही नहीं करेंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। अच्छा, अगर हमने अपनी एडल्ट्स की बात की कि हमें हमारे सिम्टम्स तो आपने बता दी कि हमें ये सिम्टम्स होंगे तो पता चलेगा कि जी हमें आयरन की कमी है या हम विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार है। लेकिन अगर बात की जाए स्पेसिफिकली बच्चों की या हमारे बुजुर्गों की, तो उनमें कैसे हम ये आइडेंटिफाई करें कि जी इनको हो गई है विटामिन डी की कमी या इनको जो है वो आयरन की कमी हो गई है? देखिए, बच्चों में और जो बुजुर्ग होते हैं उनके सिम्टम्स एक जैसे होते हैं, उनकी दवाई का चुनाव एक जैसा होता है, क्योंकि बच्चा और एक बड़ा दोनों एक जैसे होते हैं, बिल्कुल उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल एक जैसी होती है, बहुत जल्दी कैच करते हैं चीज़ों को और बहुत जल्दी इनमें डेफिशिएंसी भी हो जाती है। क्योंकि बच्चों में अगर मैं देखूं तो बच्चे भागते, दौड़ते, खेलते बहुत ज़्यादा, उनकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, उस वजह से उनके अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है। और बड़े जो होते हैं उनमें बन नहीं रहा होता उस एज में, जैसे मैं हूँ, आप है, हमारे बॉडी में बनती हैं चीज़ें, हम खाते हैं, वो स्टोर भी होती हैं, लेकिन बड़ों में नहीं होता। जी, लेकिन बड़ों में नहीं होता, बड़ों में वो चीज़ स्टॉप हो जाती है, वो जो खाते हैं वही उनकी बॉडी को लगता है, दैट्स इट। तो उनमें अगर आप ये दोनों की सिम्टम्स देखना चाहें तो सिम्टम्स
सेम होते हैं, कोई अलग नहीं होते। वही सांस फूलना है, वही बॉडी, अगर विटामिन डी की कमी है वही बॉडी में पेन है। बच्चों में खासतौर पर अगर मैं बोलूँ, आपने देखा होगा ज़्यादा कॉर्न्स जो होते हैं बच्चों में ही देखने में नज़र आते हैं कि होंठों के किनारे जो हैं वो फट चुके हैं, और बच्चों को कोई इतना ज़्यादा सीरियसली ही नहीं लेता, हालांकि लेना चाहिए। कॉम्प्लेक्शन पेल हो जाता है बच्चों का, तो ये, और हड्डियों में दर्द, खासतौर पर टांगों में दर्द, बच्चे रात को सोते हुए बड़ी शिकायत करते हैं कि हमारी टांगों में दर्द हो रहा है। तो पेरेंट्स को चाहिए डॉक्टर के पास जाएं, चेकअप करवाएं, टेस्ट करवाएं। मैं ये नहीं बोल रही आप डायरेक्ट आयरन और विटामिन डी शुरू कर दें, आप टेस्ट करवाएं। पहले आप आइडेंटिफाई तो करवाएं कि बेसिकली मसला है क्या है, क्या कमी हो रही है बॉडी में, उसके बाद आप मेडिसिन या किसी और चीज़ की तरफ जाएं, लेकिन एटलीस्ट टेस्ट तो करवाएं अगर ये तमाम सिम्टम्स मौजूद हैं तो। सही। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, जैसे आपने भी अभी बात की कि भाई वो कहते हैं हम ग़िज़ा खा तो रहे हैं लेकिन वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, तो इस वजह से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मॉर्निंग में निकलते हैं, वॉक करते हैं, बोलते हैं जी हमने धूप ले ली, विटामिन डी हमें मिल गया, तो उनको भी ये ज़रा बता दें कि जी सिर्फ धूप ज़रूरी नहीं है, आपके साथ में ग़िज़ा भी ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है ग़िज़ा। अगर आप सिर्फ धूप ले रहे हैं तो वो तो बिल्कुल लेनी चाहिए, बिल्कुल। हाँ, एक तो कवर करके लेना चाहिए क्योंकि यूवी रेज आपकी स्किन को, आपके हेयर्स को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती हैं। तो आप मास्क का इस्तेमाल करें, आप कैप्स का इस्तेमाल करें, फीमेल्स दुपट्टे का इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन इसके साथ ही आपने डाइट का भी रेगुलर रखना है, और अगर डाइट आप भी ले रहे हैं, आप सूरज की रोशनी से भी विटामिन डी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी में इसकी कमी है, तो आप L48 का फ़ौरन से इस्तेमाल शुरू कर दें। ये आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी को बहुत जल्दी से और तेज़ी से पूरा करता है। मतलब इसके ग़िज़ा के साथ साथ और अपनी नेचुरल चीज़ों के साथ साथ आप लेनिन की ये मेडिसिन ज़रूर यूज़ करें, ड्रॉप फॉर्म में है। बिल्कुल सही कहा आपने, आप सही कहती हैं, इससे हमारा जो है वो पानी का इंटेक जो है, मैं तो बोलती हूँ ये तो हमारे लिए नेमत है जो ड्रॉप फॉर्म में दवाई है। जो पेशेंट होते हैं कहते हैं हमसे नहीं पानी नहीं पिया जा रहा, तो उनको मजबूरन ही सही पीना पड़ जाता है, मजबूरन ही सही पीना पड़ जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर हबीबा, वंस अगेन आपने बहुत अच्छे तरीके से रिफाइन किया, और यकीनन आप लोगों के सारे जो दिमाग में चीज़ें हैं विटामिन डी की कमी के हवाले से, आयरन की कमी के हवाले से, वो सब क्लियर हो गई होंगी। आपके साथ एक खूबसूरत सा गिफ्ट जाएगा हमारा लैनिंग लेबोरेटरीज का, दिस वन इज फॉर यू। और आप तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं, कोई मसला है घर में बच्चों के साथ, आपके साथ कोई भी इशू है मेडिकल, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक को भी ज़रूर रेस करें और डॉक्टर से उस टॉपिक पर भी बात की जाए, आपकी बेहतर रहनुमाई की जाए। किचन में आपसे हो रही है मुलाकात, थोड़ी देर में एक वक्फे पे चलते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। इबादत रमज़ान चालू।